हाँ, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 14 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 फरवरी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस सप्ताह राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है। तो आपको थीम बतानी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की थीम क्या रखी गई सर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। ठीक है, 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में ये पूरा उत्पादकता यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे बनाया जाएगा, जिसमें हम क्या इसमें जिसमें थीम रखी गई है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। ठीक है, जो कार्य 1980 या 90 के दशक में हो जाने चाहिए थे वो अब होने चालू हुए हैं। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए, कार्य करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम खुद से अपने देश में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। अब हम किसी भी देश को देख लें, चाहे जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, आज इन देशों ने जितने भी अपने देश को डेवलप करा है, इनके पास क्या है, प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं ये। ठीक है, जो चीज़ हमारे 1980-90 के दशक में हो जानी चाहिए थी वो अब होना चालू हुई हैं। तो दे रहे हैं दुरुस्त है पर कार्य करने लगे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, याद रखना थीम इसकी उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, जैसे कि महानिर्देशक कौन है उनका, अरुण कुमार झा हैं। स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। चलें, ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 के लिए विषय क्या रखा गया था, थीम क्या रखी गई थी फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका भी, समानता, विविधता और समावेश। जल हमें एकजुटता करता है। ठीक है, जल हमें क्या करता है, एकजुटता करता है। इस साल का विज्ञान महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए ये रखा गया है। ठीक है, थीम रखी गई है। अगर हम बात करें, हर वर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में इसकी जो स्थापना की गई थी 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसकी घोषणा की थी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं फ्रेंड, इसको नोट डाउन कर लेना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड हम। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय सेना के अपनी तरह के पहले हैकथॉन सैन्य रण क्षेत्र के संबंध में कौन सा कदम आपको बताना सही है। तो हैकथॉन का आयोजन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग समूह में किया गया है। सेकंड, हैकथॉन का आयोजन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के सहयोग से किया गया है। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ पे लिखी गई। भारतीय सेना का ने सैन्य रण क्षेत्र के नाम से अपनी तरह का पहला सैन्य रण क्षेत्र, याद रखना, सैन्य रण क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ लिया जाएगा तो कौन से सैन्य रण क्षेत्र, क्योंकि पहला ऐसा हो रहा है। तो सैन्य रण क्षेत्र के नाम से अपनी तरह का पहला हैकथॉन आयोजन किया है। हैकथॉन का आयोजन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग समूह ने किया है, और साथ में इसको जो पूरा का पूरा जिसने इसको आयोजित किया है वो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के सहयोग से किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रहेगा। सैन्य रण क्षेत्र, ये पहला अपनी तरह का भारतीय सेना का एक हैकाथॉन है। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, एक एक चीज़ को आपको पढ़ना है ध्यान से और नोट डाउन करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बनेगा इससे रिलेटेड आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। अतिरिक्त जानकारी है, MCTI क्या है, सही है ना, ये सब चीज़ यहाँ पे चीज़ें लिख दी गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड हम। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत ने किस संगठन के सहयोग से एक कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप शुरू की है। तो किसके सहयोग से चालू की है फ्रेंड ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से भारत ने एक कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप चालू की है, जिसके अंदर नए नए स्टार्टअप्स को किस तरीके से युवाओं को इसके अंदर जोड़ा जाए और नए नए स्टार्टअप जैसी चीज़ों को आगे प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के सहयोग से सामुदायिक नवप्रवर्तन फेलोशिप शुरू की है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी। ठीक है, फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन वेरी वेरी, तो याद रखना।
5th नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को एक वीडियो संदेश संबोधित किया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? आपको बताना किस देश ने इसकी मेजबानी की थी। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने। ठीक है ना, फ्रांस ने इस आयोजन की मेजबानी की थी, इस मेन जो भी शिखर था इसका वन ओशन समिट के। ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिट को ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ठीक है, बेसिकली इसका मेन मोटिव ये है कि किस तरीके से जो ओशियंस में होने वाले परिवर्तन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें जरूर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए घटते समुद्री जीवन के बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से लेकर 2030 तक के बीच के दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। तो याद रखना 2021 से लेकर 2030 के जो इसका विषय वस्तु रखी गई है वो है सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समिट का उच्च स्तरीय खंड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया था। ठीक है, याद रखना, और इसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ठीक है ना, शिखर सम्मेलन के उद्देश्य क्या है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन, और यहाँ पे इन चीज़ों को आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ताकि पढ़ लेना एक बारी, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन भी बने तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड यहाँ पे हमारा भी एक व्यू रखा गया है कि भारत किस तरीके से इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है। तो यहाँ पे हमारा भी एक व्यू रखा है, तो पढ़ लेना, ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे कि किस तरीके की भारत की इसके ऊपर अपनी सोच है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आप इनकी पिक्चर देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये पिक्चर इनकी। ठीक है, इनको अब मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बाकी इनके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया, क्या क्या चीज़ें रही हैं, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसको, 2021 के लिए इलेक्ट्रो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित होता है डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी में भारत ने क्या स्थान रखा है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 46वां स्थान। ठीक है, भारत ने इस इंडेक्स के अंदर 46वां स्थान प्राप्त किया है, बांग्लादेश ने वहीं 75वां स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें फ्रेंड, नॉर्वे पहले स्थान पर है, आप देख सकते हो। ठीक है, नॉर्वे ने पहला स्थान प्राप्त किया है इसके अंदर। इसके बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड और आइलैंड आते हैं। अगर हम बात करें अंतिम स्थान में, तो अंतिम सबसे नीचे है अफगानिस्तान, फिर आता है म्यांमार, और उसके बाद है उत्तर कोरिया। इन्होंने नीचे से स्थान प्राप्त किए हैं, नीचे से तीसरे स्थान पर है उत्तर कोरिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि किस चीज़ के अंदर कितने पॉइंट मिले हैं भारत को, तो ये आप पढ़ लेना। बाकी ये याद रखना कि 46वां स्थान प्राप्त किया है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये सूची दे सकते हो, शुरू के 10 टॉप कंट्री रही हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, जो उनके स्कोर रहे हैं यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्जरलैंड। ठीक है, और टोटल कितने 67 देश थे। ठीक है, और बताया गया कौन पूर्ण लोकतंत्र, कौन त्रुटि लोकतंत्र, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस मैंने बताया इस इंडेक्स को छापने वाली जो एजेंसी है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसको प्रकाशित करती है। और जो मापदंड रहते हैं वो लिखे गए हैं कि चुनाव प्रक्रिया कैसी है, बहुलवाद कैसा है, नागरिक स्वतंत्रता कैसी, सरकार के कामकाज कैसे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा इंडेक्स बनाया जाता है। और मुख्य चीज़ क्या है इसकी कि इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में है। स्थापना 1946 में हुई थी इसकी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट लिखे गए हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड ये देख सकते हो आप, इस द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रखा है कि कौन सा जो ज़्यादा जो ज़्यादा रेड है। तो देखिए फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा ऑर्थोरिटेरियन रिजीम। ठीक है, जिसके अंदर आपको चाइना दिख रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे सत्ता एक ही पक्ष के हाथ में रहती है ना, उसको ये ऑर्थोरिटेरियन रिजीम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे चाहे जितने भी रेड हैं, यू इस कैटेगरी में आ रहे हैं, 3 से लेके 0 या 1.99, तो वो सब ऑर्थोरिटेरियन रिजीम हैं।
अगर हम वही बात करें हाइब्रिड रिजीम, जहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी उस वाले से थोड़ा ऊपर है, तो वो कंट्री है। और हम आते हैं थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण, मतलब कि फ्लॉड में आते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैप दिखा रखा है कि कौन सी कंट्री किस किस रीजन में आती है, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल एक नो डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, पूरा रेट पूरी सब चीज़ यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको दे रखा है किस क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा हाल ही में किस टनल को आधिकारिक तौर पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो फ्रेंड आपको पता होगा ये उपलब्धि भारत को मिली है अटल टनल को, ठीक है। तो याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिखे गए हैं वो भी याद रखना। और बहुत ही हार्ड वर्क के साथ ये टनल बनाई गई है फ्रेंड, ठीक है ना। ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे, बहुत ही ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। तो देख सकते हो, तो लेह मनाली मार्ग को जोड़ती पहली चीज़। पूर्व पीर पंजाल, याद रखना पूर्व पीर पंजाल हिमालय की रेंज बनी हुई है ये, ठीक है। एक एक चीज़ को याद रखना कि पूछ ले कौन सी पीर पंजाल में बनी, कौन सी रेंज बनी है, तो ये पूर्व पीर पीर पंजाल रेंज बनी हुई है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल टनल को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट के ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको मान्यता दी है, ठीक है ना। जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, अटल टनल को। तो ऐसी चीज़ों को हमें इतने जो हमारे हार्ड वर्क से जो चीज़ें बनाई जाती है, हमारे पैसे से, हमारे हमारे टैक्स पेयर से बनती है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ कोई भी हमें बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ पुरानी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर किसी तरीके की इसके अंदर जो चीज़ें की जा रही थी, ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। बाकी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है, ये आप देख सकते हो। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके का एक हिस्सा है, का संगठन है जो दुनिया भर के प्रमाणीकरण के साथ असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करता है, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। तो जो कि यूके के बेस्ड एक एजेंसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने हाल ही में री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है फ्रेंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर हमें अपने अस्पतालों के अंदर अभी और भी बेड बढ़ाने की ज़रूरत है। तकरीबन 30% की वृद्धि करने की ज़रूरत है, जो कि 65, जब भारत में लगभग 65% अस्पतालों के भी बिस्तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल में लगभग 50% आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट लिखे गए हैं। तो ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जरूर आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। फ्रेंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक है ना। जैसे कि प्रधानमंत्री जन आयोग योजना क्या है, यहाँ पे लिखिए। आरोग्य योजना क्या है, कोविड-19 महामारी प्रभाव क्या हुए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, जो रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। पुराना दरबार हॉल का निर्माण किस वर्ष किया गया था फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर है सी, 1911 में इस दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्घाटन करने का मेन पर्पस ये था कि स्वतंत्रता के इसका मेन पर्पस है कि जब इस देश में इंग्लैंड में जब जब इंग्लैंड का शासन चल रहा था, तो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और किंग मेरी के भारत में स्वागत के लिए पुराना दरबार हॉल का निर्माण किया गया था। और बेसिकली इस दरबार हॉल के अंदर क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री या बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या लोकायुक्त, इनकी शपथ ग्रहण जैसी आयोजित यहाँ पे समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो इसको बना के अब नया दरबार हॉल बनाया गया, नया, ठीक है। 1911 में इसकी बेसिकली पुराना जो था 1911 में बनाया गया था, ठीक है। ये पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के लिए फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।